नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राज्यों से देखेंगे बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों के वितरण के दूसरे चरण का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युगल समेत 68 पद्म पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में सिर्फ नामचीन हस्तियां ही नहीं, बल्कि कई गुमनाम चेहरों के साथ कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़। कहा सीधी लड़ाई जीत नहीं सकता, इसीलिए भेज रहा आतंकवादी। पीएम ने गांधीनगर में 5,500 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। स्वदेशी हथियारों को विकसित करने की दिशा में सरकार का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन मॉडल को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 84 के दंगे के 125 पीड़ितों को दिया गया नियुक्ति पत्र। 19 लोगों ने आज से ही ज्वाइन की नौकरी। और सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने रचा इतिहास। 17 साल बाद कंपनी ने पहली बार लगातार दूसरी तिमाही में मुनाफा हासिल करने का बनाया रिकॉर्ड। तो ये थी हेडलाइंस, और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की, जहां पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद के कांटे को तो निकाल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 के समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर पीएम ने 5,500 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क पर एक बार फिर से जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दूसरे दिन भी नजारा राष्ट्र प्रेम की भावना से भरा रहा। गांधीनगर में प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उमड़ा जनसमूह हाथों में तिरंगे थामे हुए था। गांधीनगर में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के बाद पीएम ने अपने संबोधन में इस जज्बे को सराहा। पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने विभाजन के समय कश्मीर पर पाकिस्तान के आतंकी हमले का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मां भारती का एक हिस्सा आतंक के सहारे और मुजाहिदीन के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। उसी दिन उन मुजाहिदीन को मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए था। सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि भारत ने आतंक के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इस बार कैमरे की सारी व्यवस्था रखी ताकि घर में कोई सबूत न मांगे। इस बार सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा है। पीएम ने कहा कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में मिला राजकीय सम्मान उसे बेनकाब करने के लिए काफी है। उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। पीएम ने कहा कि सिंधु जल समझौते के प्रावधानों में देश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। इसमें जम्मू कश्मीर की नदियों पर बने डैम की सफाई तक पर रोक का प्रावधान रख दिया गया, जिससे इन बांधों की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है,
वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। पीएम ने 2014 के बाद देश के 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अब तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए देशवासियों को केवल भारत में बने उत्पादों के ही प्रयोग का संकल्प लेना होगा। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। इससे पहले पीएम ने 5,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ वो शहरी विकास, स्वास्थ्य और जलापूर्ति से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 का लोगो लॉन्च किया। गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 राज्य में शहरी विकास क्रांति के बीते 2 दशक का उत्सव है। नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर यह जबरदस्त प्रहार किया और अब बात आतंक के एक और चेहरे पर प्रहार की। झारखंड में नक्सलवाद पर सुरक्षा बलों और पुलिस का निर्णायक प्रहार जारी है, जिससे राष्ट्र विरोधी तत्वों को कहीं पनाह नहीं मिल रही। झारखंड में 4 दिनों में 4 बड़े इनामी नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, जबकि 2 की गिरफ्तारी भी हुई है। इस दौरान हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा भी बरामद किया गया है। लाल आतंक के खात्मे को लेकर सरकार उठा रही है मजबूत कदम। झारखंड में नक्सलवाद पर पुलिस और सुरक्षा बलों का बड़ा और कड़ा प्रहार। झारखंड में 4 दिनों में 4 इनामी नक्सली ढेर, 2 पकड़ाए। देश को अगले वर्ष तक नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम प्रहार जारी, नक्सलियों में भगदड़। झारखंड में नक्सलियों के सफाई के लिए बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और बूढ़ा पहाड़ से भागे नक्सली आसपास के इलाकों में खोज कर ढेर किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस के पराक्रम के आगे लाल आतंक नतमस्तक दिख रहा है। झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बल नक्सलियों के लिए काल बन गए हैं। शनिवार को 2 बड़े इनामी नक्सलियों को ढेर करने और एक को पकड़ने के बाद लातेहार पुलिस को फिर बड़ी सफलता मिली है। नेतरहाट थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली मनीष यादव मार गिराया गया है, जबकि 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र से भागे नक्सलियों ने लातेहार में पनाह ले रखी थी, जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई है और पुलिस के द्वारा पूरे क्षेत्र में जो है एक बृहद सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और ऐसा घटनास्थल से देख के ऐसा लग रहा है कि और भी उग्रवादियों को गोली लगने की संभावना है, तो उसके लिए भी हम लोग सर्च अभियान पूरे क्षेत्र में चला रहे हैं। इधर पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में भी पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में इनामी माओवादी नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां मारा गया है। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। मुठभेड़ में 15 लाख के इनामी नितेश यादव को भी गोली लगी है। पलामू की पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने कहा कि इलाके में सर्च अभियान जारी है। कार्रवाई में माओवादी जो तुलसी भुइयां है उसका डेथ हो गया है और जगह से जो है एक SLR, मैगजीन और कुछ डेली यूज का सामान बरामद किया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। झारखंड समेत देश भर में अगले साल मार्च तक नक्सलवाद का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य है, जिसमें सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड समेत देश भर में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। अब पूरे देश में और झारखंड में माओवादी अंतिम सांसें ले रहा है और तभी आप देखो कि
चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, पूरे हिंदुस्तान में माओवादी के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है सफलतापूर्वक। लातेहार और लोहरदगा के सीमावर्ती इचावार जंगल में पुलिस और जेजेएमपी नक्सलियों के बीच शनिवार को भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें नक्सली संगठन जेजेएमपी का सुप्रीमो 10 लाख रुपए का इनामी पप्पू लोहरा और एक अन्य उग्रवादी मारा गया था। इस दौरान हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा भी बरामद हुआ। झारखंड में नक्सलियों के कई किले ध्वस्त हो चुके हैं और उनमें भगदड़ मची है। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में ये राष्ट्र विरोधी तत्व जरूर है, लेकिन सुरक्षा बलों की उन पर पैनी नजर है। लाल आतंक के सफाई का यह मिशन झारखंड में अनवरत जारी है और उम्मीद की जा रही है कि यह विकृत मानसिकता जल्द समूल नष्ट होगी। डीडी न्यूज के लिए संजय तिवारी, जसप्रीत सिंह और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल समय है एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत 8/7। अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां मौजूदा कांग्रेस सरकार को 2.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हिमाचल के हमीरपुर में बने डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन अब तक नहीं हो पाया है। और यह हाल तब है जब कांग्रेस इस अस्पताल को खुद मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, हमीरपुर के इस मेडिकल कॉलेज का मुद्दा लगातार चुनावी मुद्दा बनता रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी स्थापना के 7 साल पूरे करने के बावजूद अब तक इस मेडिकल अस्पताल का, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। हमीरपुर में डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज का निर्माण साल 2018 से चल रहा है, लेकिन अभी तक अधूरा है। इमारतें भले ही खड़ी कर दी गई हों, लेकिन इसके आगे की औपचारिकताएं अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। पिछली भाजपा सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और मौजूदा सरकार इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताती है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल अधूरा है और कामकाज स्थानीय सिविल अस्पताल से ही चलाना पड़ रहा है। हमीरपुर के जोलसप्पड़ में बने इस अस्पताल का कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल के बावजूद भी उद्घाटन नहीं हो पाया है। पिछली भाजपा सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन पिछली सरकार भी इसका काम वक्त पर पूरा नहीं करवा पाई। अपनी स्थापना के 7 साल बीत जाने के बावजूद भी इस अस्पताल का कामकाज क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर से ही चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिसंबर 2023 में हमीरपुर का दौरा कर इस निर्माण कार्य को मार्च 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन काम फर्नीचर इंस्टॉलेशन में अटका हुआ है और इसके अलावा इस भवन को औपचारिक रूप से मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को सौंपने की प्रक्रिया भी अधर में ही है। भाजपा जहां इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लेट लतीफी के आरोप लगाती है, तो वहीं कांग्रेस इसके जल्द पूरा होने का दावा कर रही है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज जो है वो हमारे लोकप्रिय सांसद अनुराग ठाकुर जी की देन है और काफी सालों से जो है इसका काम जो है वो चला हुआ है। पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हमीरपुर में आए थे, तो उन्होंने जब पहला दौरा था उनका, तब भी उन्होंने बोला था कि 6 महीने के अंदर जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा और इसका काम जो है वो चलेगा। अभी तक भी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। कछुआ चाल से इसका काम चला हुआ है।
वहीं हमीरपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष सुमन भारती का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही नए भवन को मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को सौंप कर इसे क्रियान्वित कर दिया जाएगा। बड़ी जल्दी जो है वो ये बनकर तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इसमें जो जितनी भी सुविधाएं वो पूरी सुविधाओं से जो है वो मेडिकल कॉलेज जो पूरी तरह से लैस हो। इस भवन को लेकर भाजपा और कांग्रेस में वर्षों से श्रेय की राजनीति भी चलती रही है। भाजपा जहां इसे पिछली सरकार की देन बताती है, तो वहीं मौजूदा कांग्रेस सरकार इसे मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अब तक अस्पताल का कामकाज क्षेत्रीय अस्पताल से ही चलाना पड़ रहा है। नई सरकार को बने 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और मुख्यमंत्री कई बार इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो नहीं पाया है। कई गतिविधियां, कई फॉर्मेलिटीज अभी भी बाकी हैं, जिसकी वजह से इसे लेकर सरकार पर अब सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज। और अब खबर बिहार से, जहां देश का दूसरा सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर यूनिट लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर यूनिट औरंगाबाद में स्थापित होगा। इस परियोजना में 800 मेगावाट की 3 यूनिट शामिल होंगी, जो कुल 2,400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगी। बिहार को मिलेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर यूनिट। सुपर थर्मल पावर यूनिट औरंगाबाद में होगा स्थापित। परियोजना में 800 मेगावाट की 3 यूनिट शामिल। परियोजना से 2400 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। परियोजना के लिए एनटीपीसी के साथ 1500 मेगावाट बिजली आपूर्ति का समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का बिहार दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही शुरू होगी। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। देश का दूसरा सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर यूनिट औरंगाबाद में स्थापित होगा। इसका शिलान्यास भी पीएम विक्रमगंज से करने वाले हैं। औरंगाबाद के नवीनगर में बन रहे इस पावर प्लांट की लागत 29,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में 800 मेगावाट की 3 यूनिट शामिल होंगी, जो कुल 2,400 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगी। बिहार सरकार ने इस परियोजना के लिए एनटीपीसी के साथ 1500 मेगावाट बिजली आपूर्ति का समझौता किया है। 800 मेगावाट की 3 यूनिट का शिलान्यास होगा। एनटीपीसी बना रही है। 2400 मेगावाट वहाँ बिजली का प्रोडक्शन होगा, उसमें 1500 मेगावाट हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है बिहार के। विकसित बिहार का नींव की मजबूती बढ़ते जा रही है और देश विकसित होगा तो बिहार के बिना अधूरा रहेगा। प्रधानमंत्री विकसित बिहार के साथ विकसित भारत के सपना को साकार करेंगे। इस परियोजना के विस्तार के बाद इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 1,980 मेगावाट से बढ़कर 4,380 मेगावाट हो जाएगी और ये देश की सबसे बड़ी बिजली परियोजनाओं में एक होगा। वर्तमान में बिहार में बरौनी, कांठी, बाढ़ और नवीनगर के थर्मल पावर से बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस स्टेज 2 में 3 800 मेगावाट का यूनिट आने वाले हैं। ये 3 800 मेगावाट यूनिट आने के बाद ये प्लांट, आप सब लोग जानते हैं कि इसमें 3 660 मेगावाट का यूनिट है और 3 800 मेगावाट आने के बाद ये देश के एक सबसे बड़ा पावर प्लांट में से एक बन जाएगी। बिहार में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। बिहार में बिजली आपूर्ति की क्षमता 2 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। नए ग्रिड बनाने और बिजली संरक्षण प्रणाली को दुरुस्त करने के कारण 2005 के मुकाबले 11 गुना अधिक बिजली आपूर्ति की व्यवस्था हुई है। आने वाले 2 सालों में ये बढ़कर 16,632 मेगावाट की क्षमता हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को जो सौगात देने वाले हैं उसमें औरंगाबाद के नवीनगर का ये पावर प्लांट भी शामिल है। इस पावर प्लांट के शुरू हो जाने से बिहार में उद्योगों को बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही औद्योगिक विकास के लिए एक बेहतर माहौल तैयार हो सकेगा। राज्य से श्रमिकों के पलायन पर भी विराम लगेगा। इससे जनता काफ़ी खुश है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण।
और भारत एट 7 में आगे बढ़ने से पहले एक और ब्रेक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर मध्य प्रदेश से। देश की अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन का योगदान देने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 की योजना बनानी शुरू कर दी है। तो देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेष्ठ द्विवेदी की यह रिपोर्ट और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मध्य प्रदेश में होगी आर्थिक गणना। 8वीं आर्थिक गणना 2025 से 26 की तैयारियां हुई शुरू। देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश करेगा बड़ा योगदान। मध्य प्रदेश शासन जमीनी स्तर से आर्थिक डेटा को जुटाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक गणना डिजिटल कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है और इसके जरिए डेटा जुटाए जाएंगे। राज्य शासन ने 8वीं आर्थिक गणना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। ये कमेटी आर्थिक गणना के संचालन की तैयारियों और इसमें आने वाली प्रशासनिक और तकनीकी समस्याओं की लगातार समीक्षा करेगी और उनका समाधान करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य रूप से इस बात पे जोर दिया जाएगा कि किस तरीके के लोग व्यापार कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है, उसमें फाइनेंस का सोर्स क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ये जानने की कोशिश करेगी कि व्यापार को बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास सरकार के लेवल पे किए जा रहे हैं। ये एक सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है जिससे कि मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में तो योगदान करेगी ही करेगी, साथ ही साथ देश का जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एक लक्ष्य है उसमें एक ये मील का पत्थर साबित होने वाला कदम है। इकोनॉमिक सेंसस के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव या मुख्य सचिव द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार की है। इकोनॉमिक सेंसस के लिए गठित की गई कमेटी इसकी तैयारियों और इसमें होने वाले कामों की निगरानी रखेगी। यदि कोई प्रशासनिक और तकनीकी समस्या आती है तो ये कमेटी इसे दूर करेगी। सेंसस में जमीनी स्तर से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच टीमें पहुंचेंगी। विभिन्न व्यापारिक संगठनों से भी चर्चा की जाएगी। जिला स्तर से प्राप्त होने वाले डेटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि सरकार की योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके और योजनाएं जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है उसे पूरा किया जा सके। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में मध्य प्रदेश अब बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके जरिए न केवल प्रदेश की आर्थिक तस्वीर सामने आएगी बल्कि छोटे बड़े व्यवसायों, उद्यमों और रोजगार की वास्तविक स्थिति का भी आकलन किया जाएगा।
श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश।